आरोह भाग 1 में कि अगले पाठ में जिसका नाम क्या है, भारत माता, जिसका नाम क्या है, भारत माता, जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसी का हमें अध्ययन। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं जो हैं, तो मेरी कहानी, आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता का पत्र, पुत्री के नाम, हिंदी में अनुवाद इसका हुआ है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, लेख और भाषाओं का संग्रह, ये आज इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर तथा उच्च शिक्षा जो है इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा, मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार भी किया। प्रस्तुत पाठ जो है हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय। प्रस्तुत पाठ जो है वह हिंदुस्तान की कहानी का क्या है, 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर इसको हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि उनके हिस्सों में, अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान क्या एक है। विभिन्न भागों में बटा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान क्या है, एक है। इस अपार फैलाव के बीच जनता की क्या आधार है और क्यों भारत देश एक है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माँ की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं है, अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य जो है अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण क्या है, पैना है, छोटा। तो चलिए भारत माता पाठ का हम क्या कर लें, अध्ययन कर लें। सर्वप्रथम पंडित जी क्या कहते हैं, अक्सर मैं जब एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, अक्सर मैं जब एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा, जो भी मेरे जलसे में आता, जो भी मुझे सुनता, जो भी मेरे जलसों में इकट्ठा होता, उन सभी लोगों से मैं केवल एक ही बात कहता। मैं उन लोगों से केवल एक ही बात कहता, एक ही चर्चा करता, भारत की ही चर्चा करता कि भारत एक संस्कृत शब्द है। भारत क्या है, एक संस्कृत शब्द है। जाति के परंपरा का संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे,
कुछ ज़्यादा होशियार थे, ठीक है, और उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, दूसरे किस्म के सीख की आवश्यकता थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया जो था कैसा था, महमूद था, जिनका नज़रिया सीमित था, जिनका नज़रिया कैसा था, सीमित था, उन लोगों से मैं इस प्रकार की बातें अक्सर ही किया करता था कि भारत माता क्या है, भारत माता एक ही, जो हमारी भारत माँ है वह एक ही। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, जो भारत देश है उसकी चर्चा करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम कोशिश कर रहे थे, जिस भारत देश को हम आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए, दूसरे से जुदा अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन्हें बतलाने का प्रयास करता, मैं उन मसलों का जिक्र करता, मैं उन मसलों का जिक्र करता। किन मसलों का जिक्र करता? मैं उन मसलों का, मुद्दों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक साथ, एक समान था, और स्वराज्य का जिक्र भी करता, अपने राष्ट्र का जिक्र भी करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं इस प्रकार की बातें करता। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर पूर्व दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता कि मैं वहाँ गया तो किस प्रकार की समस्या हुई, वहाँ के लोगों ने मैं किस प्रकार से क्या किया। यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, सारे किसान जो हैं वो एक ही प्रकार के सवाल करते हैं, चाहे वह दक्षिण के हों, चाहे पश्चिम के हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे पूर्व के हों, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक थी। उनकी तकलीफ़ क्या थी? यानी गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। ये सारे किसानों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में सभी के साथ एक ही परिस्थिति बनी हुई थी। उस ठट्ठी के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, उस ठट्ठी के साथ जिस पर हमें क्या किया था, एक विदेशी शक्ति ने हम पर लाद दिया। ठट्टा यानी बोझ के साथ मैं सारे किसानों से बात करता, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना। सभी चाहते थे कि इनसे हमें छुटकारा मिल जाए। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसका हम एक हिस्सा है। मैं अपनी बात में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकशों का भी क्या करता था, जिक्र करता था। उहाफोह, कसमकश माने उहाफोह, उनका भी मैं जिक्र करता था, उनकी भी मैं बातें किया करता। मैं उस सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियाँ, बदलाव का भी हाल बताता था, और कहता था कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की, अमेरिका किस प्रकार इतना तरक्की किया है। यह काम आसान न था, यह लोगों को बतलाना आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा वैसा मुश्किल भी नहीं था, उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, जिन्हें भारतवर्ष के लोग खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्हें हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, जिन्होंने क्या किया था, जो हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं उन स्थानों की यात्रा करनी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली जंग में या और भावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी, तो उनको उन सभी के माध्यम से समझाने का एक सरल आसान सा तरीका मुझे मिला। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में हमारे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता,
जी कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में जाता, किसी कार्यक्रम में जाता, तो मेरा स्वागत भारत माता के जयकार के साथ, सारे लोग भारत माता के जयकार करते। इस नारे से जोर के साथ, इस नारे को क्या किया जाता, जोश के साथ, पूरे जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब, इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी ये जय चाहते हैं। मेरे सवाल उन्हें कुतूहल और ताज्जुब, मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल होता, उन्हें ताज्जुब सा होता कि ये कैसा सवाल, आश्चर्य होता, उत्सुकता बनती कि इस तरह का सवाल क्यों किया जाता, और कुछ जवाब न पड़ने पर एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। जब उनका उन्हें समझ में नहीं आता क्या करते, एक दूसरे की तरफ या फिर मेरी ही तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। भारत माता का मतलब किससे है, धरती से। कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब। मैंने सवाल पूछा कि किस धरती से, उनके गांव की धरती या फिर उनके जिले की, सूबे की धरती या सारे हिंदुस्तान की धरती, उनका मतलब। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते, थक जाते तो कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान सब कुछ है, जिसे उन्हें उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें क्या देते हैं, अन्न देते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, ये सभी जो है वो क्या है, हमारे अजीज, वो सभी क्या है, हमारे अजीज है, मतलब प्रिय है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही कौन है, करोड़ों लोग। जी कहते हैं कि भारत माता कौन है, जो भारतवर्ष की जनसंख्या है वही है, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। मैं उनसे कहता, मैं उनसे, जिन लोगों से मैं मिलता उनसे कहता कि तुम भारत माता के ही क्या हो, अंश हो, भारत माता के ही अंश हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर दी। तो प्रस्तुत पाठ में भारतवर्ष की दयनीय स्थिति के साथ साथ पंडित जी ने यह बताने का प्रयास किया कि मैं भारतवर्ष के जिन जिन स्थानों में जलसे के लिए जाता, किसी कार्यक्रम के लिए जाता, तो मेरा मकसद क्या रहता कि भारतवर्ष के लोगों में भारतीयता का एक स्वर एक साथ भर दें, और भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, उनके मन में एक प्रकार की यह भावना पैदा हो जाए कि भारतवर्ष का व्यक्ति कोई अलग नहीं है, हम ही भारत माता के एक अंश हैं, हमारा अंश ये भारत माता है। भारत माता के प्रति नेहरू जी ने अपनी अवधारणा को बताया, भारत माता का अर्थ बताया है। इसी को मुख्य रूप से इस पाठ में इंगित किया गया है।